एमा वाटसन एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला के 3 स्टार भूमिकाओं में से एक और हरमाइन ग्रेंजर की भूमिका के उभर कर सामने आई। 9 वर्ष की उम्र में वाटसन ने हरमाइनी के रूप में अभिनय किया। इसके पहले वह सिर्फ स्कूल के नाटकों में अभिनय करती थी। 2001 से 2009 तक उन्होंने डैनियल रेडक्लिफ और रिपोर्ट ग्रिंथ के साथ 6 हैरी पॉटर फिल्मों में अभिनय किया। वे अंतिम 2 कड़ी हैरी पॉटर एंड द डेथ हैलोज दोनों भागों के लिए वापस आएंगी। हैरी पॉटर श्रृंखला में वाटसन के काम से उसे कई पुरस्कार भी मिले और $10 मिलियन के अधिक राशि भी उन्हें दिलवाई गई। सन 2007 में वाटसन ने 2 गैर हैरी पॉटर निर्माण में खुद को शामिल करने की घोषणा की। ये 2 गैर हैरी पॉटर निर्माण थे बैलेट यूज उपन्यास टेलीविज़न रूपांतरण और एक एनिमेटेड फिल्म द टेल ऑफ डिस्पेरेआउस। 26 दिसंबर 2007 को 5.2 मिलियन दर्शकों के सामने बैलेट यूज का प्रसारण किया गया और 2008 में कैट डिकमेलियो ने उपन्यास के आधारित द टेल ऑफ डिस्पेरेआउस को रिलीज़ किया गया, जिसने दुनिया भर में $70 मिलियन की कमाई की। एमा वाटसन का जन्म पेरिस में हुआ था। वह ब्रिटिश वकील जैकलिन लिज़बी और क्रिस वाटसन की पुत्री हैं। वाटसन की एक फ्रेंच दादी है और 5 वर्ष की उम्र तक वह पेरिस में रही और अपने माता पिता के तलाक के बाद वह अपनी माँ और छोटे भाई एलेक्स के साथ ऑक्सफोर्डशायर चली गई। 6 वर्ष की उम्र से ही वाटसन एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और कई सालों तक उन्होंने स्टेज कॉलेज थिएटर आर्ट्स की एक ऑक्सफोर्ड शाखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह एक अंशकालिक थिएटर स्कूल था जहां उन्होंने संगीत, नृत्य, अभिनय सीखा। 10 वर्ष की उम्र तक उन्होंने विभिन्न स्टेज कोच निर्माण स्कूल प्ले अभिनय किया, जिसमें आर्थर द यंग ईयर्स, द हैप्पी प्रिंस भी शामिल थे। लेकिन हैरी पॉटर श्रृंखला से पहले उन्होंने कभी भी पेशे के तौर पर अभिनय नहीं किया। 2007 में पैरेड के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मुझे फिल्म श्रृंखला के स्तर पर पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी तरह से अभिभूत हो गया होती। तो आइए अब बात करते हैं उनके पूरे जीवन के बारे में। ब्रिटिश लेखिका J.K. रॉलिंग की सबसे अधिक बिकने वाली उपन्यास की फिल्म रूपांतरण हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन है, जो हैरी पॉटर एंड द कास्टिंग में 1999 में शुरू हुई। हैरी पॉटर की मुख्य भूमिका और हैरी के सर्वश्रेष्ठ मित्रों हरमाइन ग्रेंजर एंड रॉन वेस्ले के मैं सुंगू में है। कास्टिंग निर्देशकों के लिए बहुत मायने रखती थी। कास्टिंग कर्मियों ने वाटसन को उसके ऑक्सफोर्ड थिएटर की एक शिक्षक के माध्यम से ढूंढ निकाला और निर्माता उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। 8 ऑडिशन देने के बाद निर्माता डेविड हीमैन ने वाटसन के साथ ही अवध को डैनियल रेडक्लिफ और रिपोर्ट ग्रिंट को बताया कि उन्हें कॉमर्स, हरमाइन, हैरी और रॉन भूमिकाओं के लिए कास्ट किया जाएगा। रोलिंग ने प्रथम स्क्रीन टेस्ट से ही वाटसन का समर्थन किया। 2001 में हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन की रिलीज वाटसन का पहला स्क्रीन प्रदर्शन था। इस फिल्म के उद्घाटन वाले दिन ही की बिक्री उद्घाटन वाले सप्ताह
की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह 2001 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। आलोचकों ने इन तीन मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की। इन तीनों ने विशेष रूप से वाटसन की अलग से प्रशंसा की गई। द डेली टेलीग्राफ ने उनके प्रदर्शन को सराहनीय कहा और आईजीएन ने कहा कि वह शो में छा गई और द फिलोसोफर स्टोन में प्रदर्शन के लिए वाटसन को 5 पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। उन्होंने मुख्य युवा अभिनेत्री के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड भी जीता। एक वर्ष बाद वॉटसन ने श्रृंखला की दूसरी कड़ी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में हरमाइनी के रूप में फिर से अभिनय किया। हालांकि फिल्म की मिश्र समीक्षा की गई, लेकिन समीक्षा प्रमुख अभिनेताओं के लिए प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक थे। लॉस एंजलिस टाइम्स ने कहा कि वॉटसन और उसके साथी कलाकार फिल्मों में परिपक्व हो गए हैं, जबकि वॉटसन के सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र के दर्जों नीचे दर्जे के काम दिए जाने की वजह से द टाइम्स ने निर्देशक क्रिस कोलंबस की आलोचना की। वॉटसन को अपने अभिनय के लिए जर्मन मैगजीन ब्रेवो की तरह में एक ऑटो अवार्ड भी प्राप्त हुआ। 2004 में हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान को रिलीज़ किया गया। अपने चरित्र को करिश्माई और निभाई गई एक शानदार भूमिका कहते हुए वॉटसन हरमाइनी की एक अधिक मुखर भूमिका से बहुत खुश थी। हालांकि आलोचकों ने वुटेन का लेबल लगाते हुए रैडक्लिफ के प्रदर्शन को आलोचना की, लेकिन वॉटसन की प्रशंसा की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके प्रदर्शन को सराहना की और कहा कि श्री रैडक्लिफ की कमी को 100वें वर्ष सुशी वॉटसन की तीव्र अधूरता ने पूरा किया है। हैरी अपनी विस्तृत जादूगरी दक्षता के दिखावा कर सकता है, लेकिन हरमाइनी ड्रैको माल्फॉय के नाक पर एक जोरदार गैर जादुई प्रहार करके उच्च प्रशंसा अर्जित करती है। हालांकि प्रिजनर ऑफ अज़्काबान अप्रैल 2009 तक न्यूनतम कमाई वाली हैरी पॉटर की फिल्म रही, लेकिन वॉटसन को अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन करने के लिए 2 ऑटो अवार्ड्स और टोटल फिल्म की तरफ से वर्ष के बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के साथ वॉटसन और हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला दोनों के लिए कीर्तिमान स्थापित किया। फिल्म ने हैरी पॉटर उद्घाटन सप्ताहांत यूएस में एक गैर मई उद्घाटन सप्ताहांत की यूके में एक उद्घाटन सप्ताहांत के लिए रिकॉर्ड कायम किए। आलोचकों ने वॉटसन और उसके किशोर सह कलाकारों की बढ़ती परिपक्वता की प्रशंसा की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके प्रदर्शन की टंचगली अनर्सट कहा। जब वह परिपक्व हुए तो 3 मुख्य पात्रों के बीच का तनाव की वजह से फिल्म की वॉटसन को लेकर कई अफवाहें फैली। उन्होंने कहा, मुझे सभी बहस अच्छी लगी, लेकिन कि यह बहुत ज़्यादा वास्तविक है कि वह बहस करते हैं और यह भी कुछ समय समस्या होती है। गॉबलेट ऑफ फायर के लिए 3 मुख्य पुरस्कारों के लिए नामांकन वॉटसन ने एक कांस्य ऑटो अवार्ड जीता
और बाद में उसी वर्ष वॉटसन टीन वॉक के कवर पर दिखलाई देने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। अगस्त 2009 में फिर से दिखलाई दी और 2006 में महारानी एलिजाबेथ के 80वें जन्मदिन के अवसर पर हैरी पॉटर के एक विशेष छोटे प्रकरण द क्वींस हैंडबुक का वॉटसन ने हरमाइनी की भूमिका निभाई। हाँ। 2007 में हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की पांचवी फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फॉयनिक्स को रिलीज किया गया। फिल्म को एक बहुत बड़ी वित्तीय सफलता मिली जब उन्होंने विश्वव्यापी उद्घाटन साप्ताहिक में $332 मिलियन की कमाई का रिकॉर्ड कायम किया। वॉटसन ने सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन के लिए अभिषेकात्मक नेशनल मूवी अवार्ड मिला। क्रमबद्ध श्रृंखला और अभिनेत्री की प्रसिद्धि के रूप में वॉटसन और साथी हैरी पॉटर के साथ साथ सह कलाकार डैनियल रेडक्लिफ और रिपोर्ट ग्रिंट ने 9 जुलाई 2007 को ग्रोमेस चाइनीज थिएटर के सामने अपने हाथ पैर और छड़ी अर्थात का अपने अभिनय का छाप छोड़ी। ऑर्डर ऑफ द फॉयनिक्स की सफलता के बावजूद हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की भविष्य संदेह में घिर गया क्योंकि तीनों मुख्य कलाकारों को अंतिम 2 प्रकरण के लिए अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते रहने के लिए हस्ताक्षर करने में संकोच हो रहे थे। अंत 2 मार्च 2007 को रेडक्लिफ ने अंतिम फिल्मों के लिए हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वॉटसन को अभी भी संकोच हो रहा था। उन्होंने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि इस भूमिका के लिए इन फिल्मों में 4 वर्ष की प्रतिबद्धता थी, लेकिन अंत में 23 मार्च 2007 को उन्होंने इस भूमिका के लिए हस्ताक्षर करते हुए स्वीकार किया कि वह हरमाइनी को कभी नहीं छोड़ सकती। अंतिम फिल्मों को प्रतिबद्धता के बदले वॉटसन के वेतन को दोगुना करके 2 मिलियन प्रति फिल्म कर दिया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकालते कहा कि अंत में इस बढ़ोतरी के घाटे को भर दिया। 2007 के अंत में छठी फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत हुई, जिसमें वॉटसन ने हिस्से का फिल्मांकन 18 दिसंबर 17 मई 2008 को किया गया। हैरी पॉटर एंड द ऑफ ब्लड प्रिंस के प्रीमियर विवादग्रस्त होने के कारण नवंबर 2008 में देर होते होते अंत 15 जुलाई 2009 को संपन्न हुआ, जब उनके सभी प्रमुख कलाकार किशोर अवस्था की दहलीज पर थे और आलोचक फिल्म के बाकी सभी स्टार कास्ट की तरह एक ही स्तर पर उनकी भी समीक्षा करना चाहते थे, जिसका वर्णन लॉस एंजल्स टाइम्स ने समकालीन युग के अभिनय के एक व्यापक गाइड के रूप में किया। द वाशिंगटन पोस्ट को लगा कि वॉटसन ने
अब तक का सबसे आकर्षक प्रदर्शन दिया है, जबकि द डेली टेलीग्राफ ने मुख्य कलाओं का वर्णन अभी अभी स्वाधीन और उत्साहित श्रृंखला को अपना बचा खुचा सब कुछ देने में इच्छुक के रूप में किया। हैरी पॉटर श्रृंखला की अंतिम कड़ी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज के लिए वॉटसन का फिल्मांकन 18 फरवरी 2009 को शुरू हुआ। वित्तीय और पटकथा के कारणों को आधार की फिल्मों को दो भागों में बांटकर फिल्म से फिल्माने का उन्हें नवंबर 2010 और जुलाई 2011 को रिलीज करने का समय निर्धारित किया गया। वाटसन की पहली गैर हैरी पॉटर की भूमिका 2007 टेलीविजन फिल्म बुलेट शूज़ में थी। उनके प्रयोजनों के बारे में कहा कि मैं हैरी पॉटर ख़त्म करने के बाद स्कूल वापस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बैलेट शूज़ के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। वास्तव में यह मुझे बहुत पसंद थी। नोएल स्ट्रेटफील्ड नोवेल के नाम से प्रकाशित उपन्यास की एक बीबीसी रूपांतरण वाली फिल्म ने वाटसन ने तीन बहनों में से सबसे बड़ी और आकांक्षी अभिनेत्री पारिन फॉसिल की भूमिका निभाई। इस फिल्म की कहानी इन्हीं तीन बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। निर्देशक सैंड्रा गोल्डवाचर ने टिप्पणी की, एमा पॉलिन की भूमिका के लिए बिल्कुल सही थी। उसमें एक तेज संवेदनशील आभा है जो आप में उसको लहराते रहने के लिए चाहत जगा देता है। बैलेट शूज़ के प्रसारण लगभग 5.2 मिलियन दर्शकों के सामने यूनाइटेड किंगडम के बॉक्सिंग डे के अवसर पर किया गया। आमतौर पर इस फिल्म को बहुत खराब आलोचनात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और साथ ही साथ द टाइम्स ने इसका वर्णन हल्के भावनात्मक निवेश या जादुई या नाटकीय गति वाली प्रकृति के रूप में किया। हालांकि आमतौर पर इसका कलाकारों के प्रदर्शन को सराहा गया। द डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि फिल्म में बेशक अच्छा काम किया गया, खासकर इसलिए क्योंकि इसने इस बात की पुष्टि की कि इन दिनों कितने अच्छे बाल कलाकार काम कर रहे हैं। आमतौर पर इस फिल्म को बहुत खराब आलोचनात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और साथ ही साथ द टाइम्स ने इसका वर्णन हल्के भावनात्मक निवेश या जादुई या नाटकीय गति वाली प्रकृति के रूप में किया। हालांकि आमतौर पर इसके कलाकारों के प्रदर्शन को सराहा गया। द डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि फिल्म में बेशक अच्छा काम किया गया, खासकर इसके लिए क्योंकि इसके इस बात की पुष्टि की कि इन दिनों कितने अच्छे बाल कलाकार काम कर रहे हैं। वाटसन ने एक एनिमेटेड फिल्म द टेल ऑफ द डिस्प्ले ऑक्स में भी काम किया और मैथ्यू ब्रॉडरिक और ट्रेसी उल्मान द्वारा अभिनीत एक बाल कॉमेडी थी।
जिसे दिसंबर 2008 में रिलीज़ किया गया। उन्होंने भी इस फिल्म में प्रिंसेस पी के चरित्र को अपनी आवाज़ दी। वाटसन के अन्य मीडिया का काम सीमित हो गया और उच्च शिक्षा को पूरा करना दूसरा जरूरी काम बन गया। अप्रैल 2008 में एक पूर्वानुमानित फिल्म नेपोलियन एंड बेट्सी में भूमिका निभाई। उन्होंने जुड़ने के एक जोरदार अफवाह के बावजूद इस फिल्म का निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ। समान रूप से यह भी संकेत मिल रहा था कि फैशन हाउस चैनल की मुख्य कृति के रूप में वह कीरा नाइटली की जगह लेने वाली थी, जिसे एक प्रमुख ब्रिटिश अखबार द्वारा एक फेट अकॉम्पली के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाले के बावजूद दोनों पक्षों ने इससे साफ इनकार कर दिया। अप्रैल 2009 में बर्बेरी के साथ इस फिल्म के समझौते की अफवाह उठी। अंत 9 जून 2009 को इस अनुबंध की पुष्टि कर दी गई। लगभग 6 अंकों वाली शुल्क के बाद बदलेगा वाटसन ने बर्बेरी की एक शरद शीत 2009 संग्रह के लिए मॉडलिंग की। चूँकि वाटसन अब बड़ी हो गई है, इसलिए वह उभरते फैशन को कुछ शौकीन भी हो गई है। उनका कहना कि वह फैशन को कुछ हद तक कला की तरह ही मानती है, जिसकी पढ़ाई उन्होंने अपने स्कूल में की थी। सितंबर 2008 में उन्होंने एक ब्लॉग में कहा, मैं कला पर बहुत ध्यान देती आ रही हूँ और फैशन उनका एक बहुत बड़ा विस्तार है। 16 सितंबर 2009 को वाटसन ने अपनी पीपल ट्री, एक निष्पक्ष व्यापार फैशन ब्रांड के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की। वाटसन कहती है कि वह पीपल ट्री के साथ मिलकर वसंत ऋतु को कपड़ों से बनाने में लगी है। इस फैशन लाइन में दक्षिणी फ्रांस और लंदन शहर से प्रेरित शैलियों की झलक मिलती है। वाटसन का विस्तृत परिवार बड़ा हो चुका है। जब उन्होंने तलाकशुदा माता पिता और अपने नए साथियों से बचे हुए उनके पिता की दो जुड़वा बेटियों नीना और लूसी एवं एक 4 साल की बेटी टोबी है, उन्होंने अपनी मां के साथ अपने 2 बेटों हैं जो कि उनके साथ नियमित रूप से रहते हैं। वाटसन के सगे भाई अलेक्जेंडर को 2 हैरी पॉटर फिल्मों में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया और उनकी सौतेली बहन बीबीसी के बेटल्जूस रूपांतरण युवा पॉलिन फासिल के रूप में अभिनय किया था। अपनी मां और भाई के साथ ऑक्सफोर्ड जाने के बाद वाटसन ने एक स्वतंत्र प्राथमिक विश्वविद्यालय द ड्रैगन स्कूल में जाने 2003 तक अध्ययन किया और फिर ऑक्सफोर्ड में ही लड़कियों की एक स्वतंत्र विद्यालय हैंगटन स्कूल में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।